हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार ने वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम पढ़ते आ रहे हैं हमारा 12th क्लास का 15th चैप्टर, जिसमें हमने जीन अभियांत्रिकी स्टार्ट करी थी। हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी, जीन क्या होता है, जीनोम क्या होता है। फिर हमने देखा कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं, या हमने वेक्टर्स का यूज़ किया, हमने प्लाज्मिड देखे, हमने ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। फिर हमने और टेक्निक्स देखी कि हम क्लोनित जीन का कैसे पता लगा सकते हैं। हमने देखा एगेरोस जेल देख लिया, हमने ब्लॉटिंग टेक्निक देख ली, हमने PCR देख लिया। इसके अलावा हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ लिया। आज हम देखने वाले हैं भाग 8 के तहत प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपता चित्रण। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम RFLP कह सकते हैं। कलर चेंज कर लूं, क्या कह सकते हैं? RFLP, ठीक है। यानी कि अपन आज RFLP पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा उसमें। प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपता चित्रण, ठीक है। प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपता चित्रण। चित्रण का मतलब होता है मैपिंग, है ना। प्रतिबंध खंड यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, प्रतिबंध खंड यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। लंबाई यानी लेंथ, बहुरूपता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म। कैसे बोला हमने? यहां देखो, हमने बोला प्रतिबंध खंड, है ना। इस प्रतिबंध खंड को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, प्रतिबंध बंद खंड, सॉरी। फिर हम बोल रहे हैं लंबाई यानी कि लेंथ, है ना। फिर हम बोल रहे हैं बहुरूपिता, बहुरूपिता, वो वाली बहु मत आ जाना भाई है ना। बहुरूपिता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। जो पढ़ रहे हो कम से कम उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए। और चित्रण यहां लिख दूं, चित्रण यानी कि मैपिंग। तो कुल मिला के हो गया RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज, यानी कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इंग्लिश में भी लिख दे रही हूं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ, देखा मेरी हिंदी इंग्लिश देखो तुम, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म, ठीक है। इधर आ जाती हूं, पहले एक बार देख लो। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट यानी कि प्रतिबंध खंड, लंबाई यानी लेंथ, बहुरूपिता यानी पॉलीमॉर्फिज्म, चित्रण यानी मैपिंग। RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। आज अपन ये टेक्निक पढ़ने वाले हैं किसके लिए? क्लोनित जीनों के विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए। ये एक विधि है RFLP, मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, जिससे कि हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। जब कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विभिन्न प्रभेदों या संबंधित जातियों के जीनोमिक DNA खंड को काटता है तो उसे RFLP कहते हैं। पहले सुन लो, फिर अपन करेंगे, क्योंकि तुम्हें भी, मेरे को नहीं लगता ये लैंग्वेज समझ में आती होगी एकदम एग्जैक्टली। जब तक मैं आपको ये नहीं करके बताऊंगी जब तक तुम नहीं आती होगी, मुझे भी जहां तक लगता है, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है ये। इस विधि में संबंधित जातियों के DNA को, मतलब जो इससे रिलेटेड जो जातियां हैं, स्पीशीज हैं, उसके DNA को पृथक कर उसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा पाचित किया जाता है, यानी कि कट किया जाता है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर उसको पृथक कर लिया जाता है। यहां तक पढ़ा प्रोटोकॉल। इन DNA बैंड को नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पत्र पर स्थानांतरित कर लिया जाता है और रेडियो चिन्हित प्रोब द्वारा इन्हें देखा जाता है, और इन्हें ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा देख लिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये तो हमने ब्लॉटिंग टेक्निक करी थी, DNA फिंगरप्रिंटिंग करी थी, ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही है ना। हाँ, लगभग सेम ही है। चलो अपन अब देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहां देख लो, इसमें पूरा पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, तो अपन को एक्स्ट्रा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हमने लिया कोई वायरस सैंपल,
ठीक है, फिर हम बना भी लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। हमने लिया एक वायरस सैंपल, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर किया, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सुन लो पहले, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, उसको हीट कोल्ड ट्रीटमेंट दिया और वायरस डीएनए निकाल लिया। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन किया, क्लोनिंग करी, पीसीआर प्रोडक्ट बना लिया। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब अपन इधर आओ, ये तो थोड़ा सा उसका हो गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, RFLP। क्या कर रहे हैं, RFLP। ठीक है, RFLP के लिए पहले क्या लोगे, कोई कोशिका ली, उससे डीएनए का पृथक्करण कर लिया। ठीक है, पृथक्करण कर दिया, हमारे पास डीएनए आ गया, हमारे पास डीएनए आ गया। इस डीएनए को हमने RE दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया, जिससे कि ऐसे खंड आ गए, ऐसे खंड आ गए। अब अपन इसको RFLP क्यों बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से हम इसको अलग अलग खंडों में बांट रहे हैं ना, अलग अलग फ्रेगमेंट में बांट रहे हैं, अलग अलग लंबाई के खंड बांट रहे हैं, है ना, अलग अलग लंबाई के खंड हो रहे हैं, तो उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, RFLP। हमने RE दे दिया। RE देने के बाद हमने क्या किया, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, GE लिख दूं, GE लिख दूं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हमने इसके बैंड निकाल लिए, बैंड्स आ गए। इन बैंड्स को कहाँ किया मैंने, प्रोब लगाया। कौन सा प्रोब लगाया, डीएनए प्रोब। ठीक है, डीएनए प्रोब की सहायता लगाई। डीएनए प्रोब लगाने के बाद इसको, इस जेल को जिस पे हमने प्रोब्स लगा दिए, ये प्रोब्स है स्टार, प्रोब्स लगा दिए, इसको नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पे रख दिया। ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पत्र पे रख दिया। फिल्टर पत्र पे रखने के बाद हमने क्या किया, इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करी। ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद हमने ये बैंड्स पता लगा लिए। क्लियर बात, ये क्या हो गई हमारी RFLP। कितना इजी है, फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, डन। आ जाओ वापस से ऑन टॉपिक। RFLP पता लग गई। क्या हुआ, ये देखो, यहां पर अपन ने एक सैंपल लिया है, सैंपल को फ्रेगमेंट देख लिया डीएनए पे। ठीक है, अब यहां पर अपन ने क्या किया, सदन ब्लॉटिंग कर ली। सदन ब्लॉटिंग के बाद अपन ने इसको रेडियो एक्टिव प्रोब दे दिया और ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा हमने देख लिया। अब है RFLP के उपयोग। RFLP हमने पढ़ ली, अब अपन देख रहे हैं RFLP के उपयोग, यानी कि यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। RFLP यानी कि जो प्रतिबंध खंड है उसकी लंबाई के हमने क्या क्या मानचित्रण किए हैं वो। ठीक है, विभिन्न जातियों या प्रभेदों के आपसी संबंध निर्धारित करना, मात्रात्मक लक्षणों की जीन संरचना व कार्य ज्ञात करना। इस विधि को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी काम में ले सकते हैं, मतलब RFLP डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए काम आती है। समझ में आ रही है बात। इस विधि द्वारा मक्का, चावल, गेहूं आदि के मानचित्र तैयार किए जाते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है, कि हम जो भी अपन ने विधि ली है अभी, ठीक है, कि आप बोल रहे हो कि हम क्राइम का कैसे पता लगा सकते हैं, या किसका पेरेंट्स जो बेबी है वो किस पेरेंट से है वो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं, मजेदार है, बहुत मजा आएगा अपन को, है ना। ठीक है, ये हम देख रहे हैं एक तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ठीक है, बैंड में या फिर RFLP में देख लो, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख लेते हैं अपन। ये अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो बैंड आए हैं, ठीक है, उसमें देख रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के समय क्या हुआ। ये एक जन
है ना, जिसका मर्डर हुआ है। चलो मर्डर छोड़ो, ये एक ए है, ये एक माता है, ठीक है, ये एक बी है, ये दूसरी माता है, ठीक है, और ये सी है, बस सी है, ठीक है, और हाँ ठीक है सी है, ये एक सन है यानी कि पुत्र है, ठीक है। इन दोनों माताओं का ये मानना है कि ये जो पुत्र है वो इसका भी है और इसका भी है, दोनों एक पुत्र के लिए लड़ रही है ना। अब राजा वाली कहानी तो है नहीं कि भैया तुम टुकड़े कर दो और बांट लो, वो वाली कहानी तो अब है नहीं, क्योंकि राजा वाला वो रही नहीं है, शासन तंत्र ही नहीं रहा। तो अब क्या हुआ, पीसीआर आया या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आई, यानी कि जीन अभियांत्रिकी आ गई। जीन अभियांत्रिकी के द्वारा हम देख रहे हैं कि हम पता लगा रहे हैं आखिरकार ये बच्चा किसका है, ठीक है। हमने इसके लिए क्या किया, ये रहा माता का सैंपल, है ना, ये दूसरी माता का सैंपल और ये इस पुत्र का सैंपल। हमने इनमें से क्या किया, सब में से पहले डीएनए आइसोलेट कर लिया, डीएनए का पृथक्करण कर लिया, डीएनए का पृथक्करण कर लिया। डीएनए पृथक करने के बाद हमने इसमें क्या लगाया, आरई। आरई लगाने के बाद मैंने क्या किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट आ गए, है ना। अब इसको मैंने चलाया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया। अब क्या होगा बच्चों, जब तीनों सैंपल को मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लगाया, तुमसे पूछूंगी मैं, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे बैंड आए, ठीक है। अब हमें बैंड्स को देख करके, हमें ये बैंड्स को देख करके ये पता लगाना है कि ये पुत्र किसका है। हमें इन बैंड्स को देख करके ये पता लगाना है कि ये पुत्र किसका है। कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे, बहुत इजी है, मज़ेदार है, ठीक है। कभी जब तुम बड़े हो जाओगे 12th के बाद में, जब तुम एक अच्छी शायद साइंस स्ट्रीम में आ जाओ तो ऐसा कुछ मिले तो देखना, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही बहुत मज़ेदार है, बहुत वक्त लगता है बट इंटरेस्टिंग है। ऐसे बैंड आ गए, कैसे पता लगाओगे कि सी बी का पुत्र है या सी ए का पुत्र है। दोनों इमोशनली बोल रही है, दोनों ने मतलब ये कर दिया, क्या कर दिया, अपना क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट में अर्जी दे दी दोनों ने कि भैया ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। अब कोर्ट ने बोला कि मुझे क्या करवाना है भैया, इसका टेस्ट करवाओ, डीएनए टेस्ट। क्या हो रहा है, डीएनए टेस्ट हो रहा है, जिसका डीएनए मैच करेगा वो ही उसका पुत्र होगा, ऐसा बोलते हैं। कैसे करा, डीएनए निकाला, पृथक्करण कर लिया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट कर लिए और इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लगाया। अब देखो ये ए का बैंड है ना, अपन को ए को सी से मिलाना है या फिर बी को सी से मिलाना है। ए और बी का तो कोई रोल नहीं है ना, हमको तो सी देखना है किसका पुत्र है ना। तो ए के जो बैंड है वो सी से मिलाने और बी के बैंड है वो सी से मिलाने। जिसका बैंड जिससे मैच हो गया वो उसी का पुत्र है, जिसका बैंड जिससे मैच हो गया वो उसी का पुत्र है। अब ए का बैंड गिरा, यहां पर देखो मैं लाइन खींच रही हूं, यहां पर कोई बैंड आया सी में, नहीं आया। यहां पर देखो बैंड आया, नहीं आया। यहां पर ये सी ए का बैंड है, इसके सामने देखो कोई बैंड आया, नहीं आया। यहां पर देखो, एक मिनट बच्चों, ठीक है, ये हटा दो, बैंड गलती से बन गया, ठीक है। यहां पर कोई बैंड आया, नहीं आया। अब दूसरा कलर लो, बी है, बी के पास यहाँ कोई बैंड नहीं है लेकिन सी में कोई बैंड आया, कोई बात नहीं, आया होगा। बी का यहाँ बैंड है, यहाँ पर सी में कोई बैंड नहीं आया। यहाँ पर इसका बैंड है, सी का बैंड कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा। बी का ये बैंड और सी का ये बैंड दोनों एक ही जगह है। बी का ये बैंड और सी का बैंड दोनों एक ही जगह है। ए से तो सी ने बिल्कुल भी मैच नहीं करा,
लेकिन सी ने बी में मैच कर लिया, दोनों के बैंड समान जगह पे आ रहे हैं, तो ए का जो मैच हुआ बैंड से सी से नहीं हुआ, लेकिन बी से सी का बैंड मैच हो गया। इससे ये प्रूव होता है कि बी ही सी की मम्मा है, कि जो बी है वो ही सी की मम्मा है, यानी कि सी जो है वो इनका पुत्र है। मजा आया? हमने टेक्निक को बता भी दिया कि कैसे यूज करते हैं। ऐसे ही अपन क्राइम स्पॉट के लिए भी कर सकते हैं। जिस भी खूनी का मैच होगा पता लग जाएगा इसने खून किया है, या उसमें आ जाएगा भाई। और भी ऐसा खून के लिए तो सिर्फ यही नहीं चाहिए होता, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है ना भाई। देखा है ना आपने क्राइम वाले सीन्स। तो ये सिर्फ एक मैंने एग्जाम्पल दिया था समझाने के लिए कि इतनी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं ये। क्लियर? अब आगे देखो, पुनर्योगस डीएनए प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां। अब अपन को देखने क्या क्या अचीवमेंट किया हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग ने। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से मनुष्य ने चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान और औद्योगिक क्षेत्र में कई तरह के योगदान दिए। देख लो तुम, आजकल कोई बीमारी हो रही है हम फटाफट पता लगा रहे हैं। कोई आनुवांशिक रूप से कोई म्यूटेशन हो रहा है, यानी कि उत्प्रेरण हो रहा है, वो भी हम पता लगा रहे हैं। कैंसर हो रहा है, उसको भी हम आराम से पता लगा रहे हैं। कोई HIV हो रहा है, या हीमोफीलिया हो रहा है, या सिकल सेल हो रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो भी हैं आनुवांशिक रूप पर हम देख रहे हैं। हम ये भी पता लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई स्पीशीज मिली है हमें, है ना, कोई जंतु मिला है किसी बड़े जंगल में, जैसे अफ्रीका के जंगल में हमें कोई जानवर मिला और वो बंदर से मैच करती हुई उसकी हरकतें हैं या कुछ भी, तो हमें पता लगाना है क्या ये बंदर की प्रजाति का ही है ना? क्या वो जानवर जो मिला है वो बंदर की प्रजाति का है? वही अपन क्या करेंगे, DNA मैच करवा देंगे। यदि मैच हो रहा है तो यानी वो बंदर की प्रजाति का है। यदि वो DNA बंदर से ना होकर के पांडा से हो रहा है ना, पैंडा से, तो अपन उसको बोलेंगे ये पैंडा की स्पीशीज है। कितना इंटरेस्टिंग है, पता लगा सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में हम जो हमारी वनस्पति है, जैसे चावल है, चावल की किस्मों का पता लगा सकते हैं कि ये किस्म इस किस्म से ज़्यादा अच्छे से मैच हो रही है ना। बहुत सारे चावल है, अब तुम हर कोई बोल रहा है कि नहीं ये तो वनस्पति चावल है, ये तो वनस्पति चावल है। वनस्पति चावल को तुम आराम से पता लगा सकते हो उसका DNA मैच करवा करके, है ना। अलग अलग तरह के जो फ्रूट तुम दे रहे हो आजकल, वो भी अपन इसके द्वारा कर सकते हैं। अब इस तकनीक को प्रयोग में लेते हुए मनुष्य, फसली पौधे व पालतू पशुओं की किस्मों में भी सुधार किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया था, जो भेड़ है उनसे अपन अलग अलग कलर की ऊन प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में। दूध प्राप्त कर सकते हैं, मांस प्राप्त कर सकते हैं, चमड़ी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तुम सोचो, गधे और घोड़े का क्रॉस करवा के खच्चर अपन ने देख लिया, सोचा था कभी ऐसा? तो ये सब चीज़ें क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की देन है। फाइन। पुनर्योगस DNA प्रौद्योगिकी की सहायता से कुछ उपलब्धियां और भी निम्न है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नीव जीन की क्लोनिंग कर ली हमने, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हमारे लिए और हमारी फसलों के लिए, हमारे साइकिल के लिए। तो हमने नीव जीन का ही क्लोनिंग बना लिया। ठीक है। हीमोफीलिया के जीन की क्लोनिंग कर ली हमने, अब हमें पता लग गया हीमोफीलिया जीन है। ठीक है। हेपेटाइटिस B के विषाणु के जीन की क्लोनिंग कर ली। मानव वृद्धि हार्मोन इंसुलिन, बताया था मैंने, डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है, उसका हमने बना लिया। मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो आज तक का सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, वो तक हमने कर डाली। मतलब हम पूरे ह्यूमन के बारे में पता लग गया कि ह्यूमन कार्ड, देखो बाहर जो फॉरेन हमारा फॉरेनर जो देश है, जो फॉरेन देश है, फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ पर क्या होता है, जैसे आप ऑफिस वगैरह में जाते हो तो आपको एक कार्ड मिलता है, या स्टूडेंट ID कार्ड होता है आपके पास। उस ID कार्ड में आपका नेम, आपका कोड, आपका क्लास, आपका ये लिखा होता है। वैसे ही हाँ, जो बाहर की कंट्रीज है वहाँ पर ऐसा होता है, एक चिप बना दी जाती है, ऐसे चिप। इस चिप में आपके जितने भी जीनोम है, मतलब जितने भी जीन है आपकी बॉडी में, उसकी सारी खबर है इस चिप में, छोटी सी चिप में। और ये चिप आप डॉक्टर के पास जब लेकर के जाओगे, है ना, जब ये चिप आप डॉक्टर के पास लेकर जाओगे तो डॉक्टर इसको एनालिस करेगा और आपको बता देगा इस जीन A में आपके प्रॉब्लम है। सोचो आप, इतनी बड़ी उपलब्धि हमने कर ली है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा। प्रतिजैविक पेनिसिलिन निर्माण हेतु हमने पेनिसिलिन नोटेटम से पेनिसिलिन मेडिसिन बना ली है, एक प्रतिजैविक बना लिया है, पहले था ही नहीं ऐसी चीजें। तो इस तरीके से हमने क्या किया,
इतने सारे मॉडिफिकेशन कर लिए जिससे हमें इतनी सारी उपलब्धियां मिल गई। अब तुम सोचो कि आज तुमने मतलब जो इतना अच्छा चैप्टर पढ़ा है वो कितना इंटरेस्टिंग है और कितना ज़्यादा लाभदायक है हमारे मतलब भविष्य के लिए, हमारे आज के लिए, हमारे कल के लिए, हाँ या ना। तो इसको आप इंटरेस्ट से पढ़ना, है ना। कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लो। और एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ करके आते हैं। इसके अलावा तुम नेट पे सर्च कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हमें और मिल सकती है ना। कि भाई तुमने देखा कि जो ब्लॉटिंग टेक्निक है या फिर RFLP है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लो। DNA फिंगरप्रिंटिंग में RFLP का यूज़ कैसे ले सकते हैं ये देख लो, है ना। PCR में और क्या क्या चीज़ें हम देख रहे हैं, हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। या फिर उसका वीडियो देख लो, PCR पे काम कैसे किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए तुम लोग ना एक बस ये बुक के पीछे मत पढ़ा करो, सच बता रही हूँ। थोड़ा अपनी दिमाग को बढ़ाओ, है ना। अभी नहीं, एग्ज़ाम तक नहीं फिलहाल। जब थोड़ा सा तुम्हें एग्ज़ाम से फ्री हो जाओगे 12th वाले और जब नीट के लिए जाओगे तब ये सब चीज़ें देखना, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और तुम्हें और चीज़ें समझ में आएगी। तुम फिर इसके लिए यूज्ड टू हो जाओगे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर बचे, ये चैप्टर अपना खत्म 15वां। इसके क्वेश्चन आंसर बचे जो अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। जब तक नोट्स तैयार कर लेने हैं, मेरे पास क्वेश्चंस आ जाने चाहिए कमेंट बॉक्स में इस लेसन के प्रति, नहीं तो मैं समझ जाऊंगी आप आजकल पढ़ तो रहे नहीं हो। पहले जो एक था ना स्टार्टिंग में, जब ये मेरा क्लास स्टार्ट हुआ था तब बहुत सारे बच्चे थे और अब सारे बच्चे गायब हैं। मुझे नहीं पता कहाँ पर है वो लोग, ठीक है। बट मैं ही नहीं चाह रही कि बहुत सारे बच्चे की भीड़ इकट्ठी करूँ, बट उतने बच्चे हों जो पढ़ रहे हो। समझ में आ रही है? तो बच्चों पढ़ो, सबसे पहली पहल यही है कि हमें पढ़ना है, उसके बाद की बातें सारी है, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन जल्दी ही, जब तक धन्यवाद।